नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और आज बात ट्रंप की ओथ सेरेमनी की। बस कुछ ही घंटों बाद अमेरिका का वक्त बदल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। भारतीय समय के मुताबिक अगर बात करें तो रात 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। लेकिन शपथ से पहले ट्रंप ने जो तेवर दिखाए उससे साफ है कि उनका नया कार्यकाल कई मायनों में बहुत निर्णायक होने जा रहा है। ट्रंप ने अपनी विक्ट्री रैली में साफ संदेश दिए। दुनिया में उनका डंका बज रहा है। उन्हीं की वजह से गाजा में शांति आई। वही हैं जिन्होंने इजराइल के बंधकों को हमास की कैद से छुड़वाया है। और अब उन्हीं की वजह से जो टिकटॉक अमेरिका से जा रहा था वो वापस आ रहा है। ट्रंप ने अपनी विक्ट्री रैली में ऐलान किया कि वो अमेरिका के स्कूलों में बच्चों को देशभक्ति सिखाएंगे। सेना और प्रशासन से कट्टरपंथी और वामपंथी विचारों को निकाल फेंकेंगे। जाहिर है कि ये ट्रंप के तेवर हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ट्रंप पहले भी ग्रीनलैंड, कनाडा और पनामा पर अपने बयानों से दुनिया को हैरान कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर बदलने जा रही है? क्या अमेरिका का दबदबा कायम करने के लिए ट्रंप इस बार बेहद कड़े फैसले लेने जा रहे हैं? फिलहाल आपके सामने ये 7 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें उस उत्साह की हैं जो इस वक्त ट्रंप समर्थकों में नजर आ रहा है। अमेरिका में कड़ाके की ठंड की वजह से ट्रंप कैपिटल हिल के भीतर ही शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचते ही 100 फाइलों पर दस्तखत करेंगे। तो कैसा होगा ट्रंप का दौर और कैसी होगी उनके राष्ट्रपति रहते हुए दुनिया की कूटनीति? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं शपथ से पहले विक्ट्री रैली में ट्रंप ने क्या कुछ कहा। हाथों में अमेरिका के झंडे, ट्रंप का नाम और 47 लाख बैनर लिए हुए ये भीड़ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह से पहले उनकी शानदार जीत का जश्न मना रही है। वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल वन एरेना में ये लोग ट्रंप को सुनने के लिए जमा हुए। इस विक्ट्री रैली में ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे को अपना सुर देने के लिए इकट्ठा हुए। और ट्रंप जब मंच पर आए तो छा गए। उन्होंने भी एक बार फिर से लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दोहराया। ट्रंप ने कहा, हम जीत गए। अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है। 75 दिन पहले हमने देश में सबसे बड़ी राजनीतिक विजय हासिल की है। We're going to make our country greater than ever before. Hello Washington and hello America. We're all over America. I'm thrilled to be back with so many friends, supporters, and true American patriots on the eve of taking back our country. That's what we're going to do, take back our country. इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी ऐलान किया कि सत्ता संभालने के बाद वे क्या क्या करने जा रहे हैं। वे कौन से ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं जिससे अमेरिका के लोगों को फायदा होगा। We begin a brand new day of American strength and prosperity, dignity and pride. Bringing it all back. Once and for all, we're going to end the reign of a failed and corrupt political establishment in Washington, a failed administration. We're not going to take it anymore. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. We're going to unlock the liquid gold that's right under our feet, liquid gold. We're going to bring back law and order to our cities. We're going to restore patriotism to our schools, get radical left, woke
ideologies the hell out of our military and out of our government. And we are going to make America great again. ये सब बोलते हुए ट्रंप ने थोड़े ही शब्दों में अपने एजेंडे का पूरा ब्लूप्रिंट पेश कर दिया। अहम बात ये भी है कि ट्रंप ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक से भी बैन हटाने का ऐलान कर दिया है। अब सभी की निगाहें ट्रंप के उन कदमों पर होंगी जिन्हें उठाने का उन्होंने वादा किया है और दुनिया देखेगी डंके की चोट पर बड़े बड़े ऐलान करने वाले ट्रंप अपने इरादों को कैसे अमली जामा पहनाते हैं, क्योंकि जितने बड़े वादे हैं चुनौतियां उनसे कम बड़ी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आज ट्रंप, दुनिया पर ट्रंप इफेक्ट कितना होगा इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश गोयल साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी हैं, लीडर है रिपब्लिकन पार्टी से। हमारे साथ इस वक्त प्रसून शर्मा जी हैं, डायरेक्टर हैं चाइना सेंटर इंडिया ग्लोबल से, और साथ ही साथ रोबिन सचदेव जी हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया अफेयर्स USIN PAC। हम शुरुआत करें उससे पहले जरा एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कल जिस तरीके से विक्ट्री रैली में ट्रंप और साथ ही साथ एलन मस्क की एक तस्वीर सामने आई है, वो बहुत कुछ बयां कर रही है। तो शुरुआत हम इसी तस्वीर से करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको साथ ही साथ पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए कि एलन मस्क किस तरीके से अपने बेटे के साथ वहां पर थे और कैसे उनका बेटा भी इस पल को एंजॉय कर रहा था। यानी ये जो बॉन्डिंग है ये क्या दिखाती है, ये जो जोड़ी है ये आगे जाकर क्या कुछ करने वाली है, दुनिया के लिए कितना बड़ा संदेश है ये भी बताएंगे। लेकिन एलन मस्क जाहिर सी बात है कि विक्ट्री रैली में मौजूद थे, लेकिन खास मेहमानों की जो लिस्ट है आज जब ट्रंप का शपथ ग्रहण होने वाला है, जो मेहमानों की लिस्ट है उसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। कुछ चुनिंदा मेहमानों को ही हालांकि इसमें बुलाया गया है। शपथ के मेहमानों की जो लिस्ट है उसे बनाने की जिम्मेदारी ज्वाइंट कांग्रेशनल कमेटी के पास होती है और मेहमानों की लिस्ट तैयार करने में ट्रंप की ट्रांजिशन टीम ने भी काफी मदद की और इस बार लिस्ट में कूटनीतिक, राजनीतिक और वित्तीय मुद्दों का खास ख्याल रखा गया है और मेहमानों की लिस्ट में शी जिनपिंग भी शामिल है। हालांकि अलग बात है कि वो नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह चीन के उपराष्ट्रपति ही इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। और इस लिस्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है वो दक्षिणपंथी माने जाने वाले नेता। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कुछ देशों से वहां के पूर्व प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को भी न्योता भेजा है, तो कुछ देशों से विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया गया है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेश गोयल जी, सबसे पहले जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी मस्क और ट्रंप, पहला सवाल जो जा रहा है कि ये जोड़ी क्या रंग लाएगी पूरे ट्रंप टेन्योर में दुनिया के लिए? देखिए, अभी तक तो जो तस्वीरें देखते आ रहे हैं, जो इलोन मस्क का डॉज का उनको हेड बनाया गया, जो रोल उनके लिए दिया गया, उससे तो ये लगता है साफ साफ कि इलोन मस्क का सरकारी मामलों में काफी हद तक मैं रोल नहीं कहूंगा, दखल अंदाज कहूंगा, क्योंकि इलोन मस्क को वैसे कोई ऑफिशियल पदवी नहीं दी गई है, लेकिन एज एन एडवाइजर जो भी कहा जाए वो काफी नजदीक है, काफी करीबी है, तो उनका रोल काफी ज्यादा रहेगा। लेकिन मैं एक चीज अभी आगाह करना चाहता हूँ। हम लोग सोचते हैं कि मस्क का उनके ऊपर काफी दबाव भी रहेगा, दबदबा रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन ट्रंप ने अभी तक साबित कर दिया अपनी पहली टर्म में कि वो जैसे कहते हैं अंग्रेजी में ही इज हिज ओन मैन। अब वो अपना डिसीजन खुद लेंगे, सुनेंगे मस्क, लेकिन अगर उनको लगा कि वो जो मस्क की जो एडवाइस है वो उनके एजेंडा में फिट नहीं होती है, तो वो अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे और एक तरीका भी ढूंढ लेंगे। उनके लिए लॉयल्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर उनको लगा कि कोई उनके काम में, एजेंडा में दखल अंदाजी ज्यादा कर रहा है, तो वो उनका तरीका कुछ अलग भी हो सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा। मस्क का रोल ज्यादा रहेगा, विवेक रामास्वामी का काफी अहम रोल रहेगा, लेकिन उसमें टकराव ना पैदा हो जाए इसके बारे में चलिए निगाह रखनी। मस्क और ट्रंप की इसी तस्वीर से हमने चर्चा की शुरुआत की। रोबिन जी, आपको इंक्लूड करूंगी। अब जो मेहमानों की लिस्ट है जिसमें खासतौर पर अगर देखा जाए उसमें शी जिनपिंग को बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें दक्षिणपंथी नेताओं का ज्यादा दबदबा है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर विपक्षी नेताओं को भी बुलाया गया, पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को भी बुलाया गया। तो ये लिस्ट के हिसाब से क्या समझ में आता है ट्रंप नीति? A couple of things. इससे पहले मैं जरा मस्क और ट्रंप वाली पे मैं कुछ कमेंट करना चाहूंगा। ट्रंप ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट दिया कल मस्क के साथ। उसने इसके बेटे को पॉइंट आउट करते हुए कहा या दिखाते हुए
कि अगर आप रेस हॉर्स थियरी में बिलीव करते हो तो इसका बच्चा बड़ा स्मार्ट है ना। ये रेस हॉर्स थियरी है क्या, और ट्रंप इसको कई बार मेंशन कर चुका है। रेस हॉर्स थियरी का मानना यह है कि जो रेस हॉर्सेस होते हैं, अच्छे घोड़े, अच्छी नस्ल के, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी ज्यादा तेज घोड़े होते हैं, एक स्पेशल ब्रीड होती जाती है। इस विचारधारा को एक्चुअली पीछे जाकर के काफी क्रिटिसाइज भी करा जाता है। एक जमाने में नाजीज की भी ये विचारधारा होती थी कि हम सुप्रीम है, सुप्रीम रेस उसका। तो ट्रम्प बीच बीच में इस बात का जिक्र करते हैं तो उनको थोड़ा आई मीन क्रिटिसिज्म भी होता है, बट एनीवे उनका व्यू पॉइंट है। वो बिलीव करते हैं कि कोई अच्छी हाइब्रिड, अच्छी ब्रीड के रेस और जो फास्ट होते हैं तो उनका प्रोजेनी भी वैसी होती है। दैट्स वन जो बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था। बीच बीच में ट्रंप रेस हॉर्स थ्योरी का मेंशन करते रहते हैं बाय द वे। नाउ कमिंग टू जो दुनिया भर के लीडर्स हैं, यस देखिए टिपिकली यूएस में कोई ऐसी ट्रेडिशन नहीं है कि वर्ल्ड लीडर्स को इनवाइट किया जाए इनॉग्रेशन वगैरह में। ट्रंप ने अपनी इनॉग्रेशन में कुछ हद तक कहें तो इनफॉर्मल रूप से भी और कुछ फॉर्मल रूप से भी जो वर्ल्ड लीडर्स को या वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को इनवाइट करा है, उसमें यस एक तो क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। जो रूलिंग पार्टीज हैं जो कि राइट और कंजर्वेटिव हैं दुनिया भर में, खासकर यूरोप में आप देखेंगे इटली की जॉर्जिया मेलोनी, हंगरी का विक्टर ऑर्बान, इधर लैटिन अमेरिका में जेवियर मिले, राइट, ये राइट और कंजर्वेटिव लीडर्स हैं। इसके अलावा जैसे आप कह रही थी जो हारे हुए भी कई ऑपोजिशन लीडर्स हैं, आई थिंक ब्राजील का जो बोल्सोनारो है जो कंजर्वेटिव राइटिस्ट था, उसको भी इनवाइट किया गया है। तो एक तरफ तो ये दर्शाता है कि ट्रंप, और याद रखिए मेरे विचार से ट्रंप के आने से दुनिया भर में कंजर्वेटिव और राइट मूवमेंट्स को बढ़ोतरी मिलेगी। बिल्कुल। चलिए प्रसून जी, क्योंकि शी जिनपिंग को विशेष न्योता दिया गया, हालांकि वो यहाँ पर नहीं आ रहे, एक कमेंट उस पर भी आपका, क्योंकि फिर मेहमानों की लिस्ट पर मैं पूर्णिमा जी के पास जाऊंगी। जी, अब बड़ा दिलचस्प रहेगा यूएस और चाइना का रिलेशनशिप, जहाँ पे ट्रंप जो शॉर्ट टर्म गेन, डेस्परेशन टू क्लोज डील्स पे फोकस रखेंगे, वहीं चीन जो है वो लॉन्ग टर्म फोकस पे ज्यादा ध्यान देता है। और एक होती है नेगोशिएशन फटीग, जो चीन बड़ा देर लगाता है नेगोशिएशन को कंक्लूड करने के लिए, जबकि ट्रंप का जो अभी एटीट्यूड है वो डेस्परेट है जल्द से जल्द बड़े डिसीजंस लेके अपने जो उन पे जो प्रेशर है उनके फॉलोअर्स का, उनको ये दर्शाने के लिए कि उन्होंने कितनी जल्दी और कितने बड़े बड़े डिसीजंस ले लिए। तो ये एक दिलचस्प मोड रहेगा यूएस और चाइना के बीच में। और मुझे लगता है इसी कारणवश शी जिनपिंग ने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है। वो खुद नहीं गए हैं क्योंकि ऐसा उनको प्रतीत हो रहा होगा कि ट्रंप से मिलना एक तरह से डील डिस्कशन करना या किसी मुद्दे पे कंक्लूजन के लिए वो फोर्स करेंगे। तो चीन ने एक वेट एंड वॉच की सिचुएशन दी है और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको भेजा गया है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट भी जो है वो अब पॉलिट ब्यूरो के मेंबर नहीं है। तो ये भी एक दिलचस्प बात है। चीन का भी सिलेक्शन एक दिलचस्प आदमी को भेजना, और जो कि पॉलिट ब्यूरो जो कि उनका काफी पावरफुल यूनिट है, उनके मेंबर नहीं है, उनको चूज करके पहले भेजना। और वो ऑलरेडी ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स है, खासकर वाइस प्रेसिडेंट, उनके साथ ऑलरेडी उनकी बातचीत हुई। और उसी दौरान या ये जो टिक-टैक शो का जो अनाउंसमेंट किया है ट्रंप ने, मे बी वो बैकडोर जो डिस्कशन चल रहा है उसकी ओर हिंट देता है। बिल्कुल। चलिए पूर्णिमा जी, अब आपके पास आते हुए, कल की जो विक्ट्री रैली थी उन तस्वीरों से और आज की जो मेहमानों की सूची है उनसे क्या समझा जाए, ट्रंप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलॉन मस्क के बारे में बात हो रही है, मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ क्लियरली कि इलॉन मस्क के बिना ये ट्रंप ये इलेक्शन नहीं जीत रहे और कभी नहीं जीतते। द रीजन इज दैट द एंटायर मीडिया फोर्स, कॉर्पोरेशंस एंड एनजीओ सारे सब लेफ्टिस्ट लीनिंग थे। और मैं काफी बार ये बोल चुकी हूँ पहले, अभी जो वॉर होगा इट्स गोइंग टू बी बिटवीन इलॉन मस्क एंड सोरोस।
बेसिकली एक साइड में एक ट्रिलियनर है, एक साइड में मैसिव नेटवर्क एंड नेक्सस ऑफ कॉर्पोरेशंस, पॉलिटिकल एंटिटीज, मीडिया फोर्सेस एंड एकेडेमिया। अब इलॉन मस्क के बारे में मैंने सुना है, कह रहे कि अगर इलॉन मस्क के साथ उनका कोई एडवाइजिंग में प्रॉब्लम हो गया तो वो डिफिकल्ट हो सकता है, सर्टेनली हो सकता है, बट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड ये जो जीत हुआ है, जो कम बैक हुआ है प्रेसिडेंट ट्रम्प की इलॉन मस्क के बिना इम्पॉसिबल था उनको। तो फिर एलॉन मस्क की कितनी कितनी भूमिका रहने वाली पूरे ट्रम्प टेन्योर में? क्योंकि देखिए अभी आपसे पहले शुरुआत हमने सुरेश जी से की थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की। क्या इस थ्योरी पर ट्रम्प चलने वाले फिर? उनका स्टाइल ही ऐसा है, पर्सनैलिटी ऐसा है, पहले दिन से ऐसा है। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी जो है और स्ट्रैटेजिक एडवाइजर जो है, उनकी रोल है उनको लीडर्स को बताना क्या है, और लीडर्स की अपनी चॉइस होती है। स्ट्रैटेजिस्ट अगर फोर्स करने लगे उनकी एडवाइसेस, देन इट्स नो लॉन्गर ए स्ट्रैटेजी, इट्स बेसिकली बुलिंग नेक्सस जो लीडर्स के ऊपर थोपा जाता है। सो लीडर के हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प इज परफेक्टली फाइन। स्ट्रेटजीज का बात हमेशा सुनना चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे होना भी नहीं चाहिए। लीडर की अपनी एक दिशा होती है, दिशा होती है और अंडरस्टैंडिंग होती है, उनके हिसाब से वो काम करेंगे, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ ए लीडर शुड बी। बट फ्रॉम ए परस्पेक्टिव ऑफ इनवाइटीज, ये तो सही बात है। आपने नरेंद्र मोदी को भी देखा है कि ऑपोजिशन लीडर को बुलाए, मोदी की पार्टी को भी लोगों को भी देखा है आपने, वो भी ऑपोजिशन पार्टी को बुलाते हैं। जैसे राम मंदिर को मंदिर में बुलाया था और इनॉग्रेशन में बुलाया था, कोई आए कोई नहीं आए उनका अपना अपना डिसीजन है, आना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है। अब लास्ट इनॉग्रेशन में फर्स्ट लेडी डिडंट अटेंड बाइडेन्स इनॉग्रेशन, सो सिमिलरली मिशेल ओबामा, आई हैव हर्ड शी इज नॉट गोइंग टू बी अटेंडिंग। इज शी इनवाइटेड? नहीं, कुछ देशों के पूर्व राष्ट्राध्यक्षों को भी इनवाइट किया गया ना। That's okay. I mean, I think it's कहते हैं कि अपने एनिमीज को साथ में रखना चाहिए और सामने रखना चाहिए और क्लोज रखना चाहिए, and I think that's a good strategy. But at the same time, I think if I can understand, hopefully President Trump doesn't bring a previous kind of एटीट्यूड, जैसे कि हमेशा एक हेटफुल एटीट्यूड लेके काम शुरू करना, आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट वे टू डू। चलिए ये बात बिल्कुल, पूर्णिमा जी लौटती हूँ आपके पास। ये बात हमने मेहमानों की लिस्ट की है, अब हम ये भी समझ लेते हैं कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत के लिए किस तरह का साबित होने वाला है। असल में ट्रंप से भारत के रिश्ते हमेशा बेहतरीन रहे हैं और उनके पिछले कार्यकाल में अमेरिका से भारत की दोस्ती प्रगाढ़ हुई है। माना यह जा रहा है कि आगे भी ट्रंप के रहते भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त साबित होंगे, लेकिन कुछ सवाल हैं जो कि ट्रंप के आने के बाद हर हिंदुस्तानी के मन में है। मसलन H-1B वीजा नियमों को लेकर ट्रंप की सख्ती का दोनों देशों की दोस्ती पर कितना असर होगा। सवाल यह भी है कि ये टैरिफ को लेकर ट्रंप के सख्त नजरिए का दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर होगा। ट्रंप की अमेरिकी उद्योगपतियों को संरक्षण देने की नीति भारत पर क्या असर डालेगी। तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द अब सुरेश जी आपके पास आते हुए, भारत और ट्रंप दोनों के रिश्ते किस तरह के रहने वाले हैं? नवजोत जी, आपने सवाल ऐसा पूछा है कि उसके ऊपर 1 घंटे का प्रोग्राम आपका अब तक काफी नहीं रहेगा। सर आज ट्रंप की ही बात होगी, सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ बातें करने वाली हैं। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं कि आपको 1.5 या 2 मिनट में कुछ कह सकूं। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने पहले जिक्र किया शी जिनपिंग को न्योता देने का। वो दर्शाता है एक चीज की ट्रंप के लिए चीन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चीन की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जस्ट लाइक चीन, अमेरिका के लिए भी चाइना इज द इमर्जिंग राइवल, कन्फ्रंटेशनल राइवल है वो, ये ना खाली एशिया पैसिफिक में अब बल्कि इसके दरवाजे तक पहुंच चुका है। मैं कहीं पढ़ रहा था आज न्यूयॉर्क टाइम्स में कि वहां पर मैक्सिको में भी जो चीन की प्रेजेंस है वो भी अमेरिका के लिए खतरा बन सकती है। तो अमेरिका के लिए चीन खतरा है, इसलिए चीन की बहुत बड़ी जो बहुत ज्यादा महत्व भी है और इसीलिए शी जिनपिंग को बुलाया गया। अगर शी जिनपिंग नहीं आए और वाइस प्रेसिडेंट ने भेजा, वो चीन का एक जो नेशनल प्राइड है कि एम्परर है वो संसार के, खाली चीन के नहीं, संसार के एम्परर है,
तो वो किसी के ऑथ टेकिंग सेरेमनी में क्यों जाएंगी? तो वो नहीं आए, ये पहले ही मालूम था कि नहीं आएंगे वो, लेकिन हांगचो को फिर से मैसेज भेजा गया है कि हम आपसे ठीक से लेवल पर बात करेंगे। तीसरी चीज, ट्रंप ने के जो एडवाइजर्स थे उनके जरिए कुछ है कि अफवाह है, समझ लीजिए रूमर है या रिपोर्ट्स हैं कि ट्रंप अपने ऑफिस काल के पहले 100 दिनों में चीन की यात्रा करना चाहते हैं। ये डिमोन्स्ट्रेट करता है कि उनके लिए चीन का कितना महत्व है। भारत भी आना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कहा है कि पहले वो भारत आएंगे। भारत का जो रोल है, भारत का रोल ट्रेड और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के रूप में ही नहीं है, उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी भी, और ट्रंप जो है थोड़ा कोशिश भी करेंगे। लेकिन ट्रंप के लिए भारत का रोल एज ए बैलेंस टू चाइना है, और इसके लिए जो इंडिया पैसिफिक एरिया में उनके लिए भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमें दिक्कतें भी होंगी, लेकिन एट ए स्ट्रेटेजिक लेवल ट्रंप से सहारा भी मिलेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे प्ले करें और किस तरह से हम इस चीज का फायदा उठाएं। बिल्कुल। लेकिन मोदी साहब अच्छे प्राइम मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल डू इट। ठीक है, यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा रॉबिन जी। H1 वीजा को लेकर जो ट्रंप की सख्ती है, उस पर भी सबकी निगाहें हैं। मेरे विचार से H1B पर अभी कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आप देखें तो जो टेक है, एलन मस्क वगैरह हैं, तो सब कहते हैं कि हमें टैलेंट चाहिए। अमेरिका की ग्रेटनेस का कारण ही टैलेंट है, जो इनके यहाँ मैग्नेट की तरह जाता है, राइट? तो उस पे अभी मेरे ख्याल से नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ आने वाले वक्त में हो सकता है शायद थोड़े नंबर कम किए जाए, बट ऑलरेडी नंबर्स काफी कम ही हैं, 85,000, 6,500 व्हाटएवर। तो H1 पे नहीं पड़ेगा, बट इमिग्रेशन में एक जो फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल से वो फैमिली वीजा पे पड़ेगा। फैमिली वीजा जो यूएस सिटीजन होते हैं, आप अपने बहन भाई इत्यादि को भी यूएस में ला सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं ग्रीन कार्ड पे। ट्रंप ने क्लियरली कह दिया कि मैं फैमिली वीजा की वो फैसिलिटीज बंद कर देंगे हम। तो उसका एक्चुअली डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। काफी इंडियंस जितने भी हैं अगर जाने का सोच रहे हैं, जा रहे हैं उस पे वीजा पे। आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा कि कॉर्पोरेट अमेरिका जो ट्रंप जिसको बैक करता है उसका क्या पड़ेगा। डेफिनेटली असर पड़ेगा। देखिए, कॉर्पोरेट अमेरिका दुनिया भर में चाहता है कि रेगुलेशंस कम से कम हो। ओके, कॉर्पोरेट अमेरिका और ट्रंप क्या करेंगे, और ट्रंप को वो पुश करेगा कॉर्पोरेट अमेरिका कि भाई हमारे ऊपर जो रेगुलेशंस वगैरह लगाई जाती हैं वो हल्की हों। यूरोप में जैसे इस समय मेटा के ऊपर, गूगल के ऊपर एंटी ट्रस्ट और इस तरह की काफी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, जिसके जरिए उन्हें कहा जाता है कि आप अपनी मोनोपोली ज्यादा बढ़ाए जा रहे हो, ये वो। तो इन कॉर्पोरेशंस का प्रेशर होगा ट्रंप सरकार पे, और ट्रंप सरकार प्रेशर करेगी यूरोपियन सरकार को एंड ऑल्सो भारत सरकार को कि इन कंपनीज के ऊपर जो रेगुलेशंस हैं उनको थोड़ा हल्का रखा जाए। जहां तक बात रही ट्रेड की, यस एब्सोल्युटली पूरी दुनिया उसे देखेगी, हम भी उससे एंगेज करेंगे ट्रेड को लेकर के। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं आई थिंक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इंडिया के पर्सपेक्टिव। ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से जल्दी से पूर्णिमा जी, क्या सोच है वहां पर ट्रंप और ट्रंप की कैबिनेट की भारत को लेकर? देखिए, आई वांट टू क्लैरिफाई कपल ऑफ थिंग्स ओवर हियर। जो प्रायोरिटीज लिस्ट में नहीं है वो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी, उनका ब्रोमांस जरूर हुआ था, लेकिन जयशंकर इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग हिम, बट मोदी इज नॉट कमिंग। He is also फ्रांस की मैक्रोन, जर्मनी की ओलाफ, यूके की स्टारमर and several others, even European Commission की उर्सुला is not invited. स्पेसिफिकली H1B के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि एक मैसिव एजेंडा, ए प्रोपेगेंडा, ऑल्सो ए कैंपेन, ए कोहोर्टेड कैंपेन स्टार्टेड बेसिकली, कोऑर्डिनेटेड एंड ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक टारगेटिंग टू इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, क्योंकि H1B में वो फंसा हुआ है ज्यादा। और इस पे क्या हो रहा है, दे आर एक्चुअली स्पेसिफिकली सेइंग जी H1B हम जैसे लोग, जो जैसे हम आए थे इस कंट्री में, हम जैसे लोग जॉब छीन रहे हैं उनसे। तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ये कहा है कि हमें मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन पे फोकस करना चाहिए, स्मार्ट लोग हमें चाहिए एंड एक्सेट्रा। बट ये कैसे लागू होगा, कैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, आई एम ऑल्सो वेटिंग वाचिंग, बट आई एम
about a few things because ये जो coordinated attack मैं बोलूंगी because at the end of the day Hindu named people over here are targeted, whether it is for de-dollarization issue, whether it is from a perspective of racism issue, whether it is an immigration issue. हमें ये seriously लेना बहुत जरूरी है और मैं ये काफी टाइम से बोलना शुरू कर दिया कि इंडियन जो है स्पेशली हिंदूज जो इंडिया में है और अमेरिका को फोकस कर रहे हैं, प्लीज डोंट कम ओवर हियर बिकॉज यहाँ पे मामला थोड़ा गंभीर है स्पेसिफिकली। ये फिर चिंता का विषय हो जाएगा। भारत के साथ प्रसून जी एक रिएक्शन आपका भी, भारत के साथ कैसा रह सकता है ट्रम्प का रिश्ता? जी ये काफी मिक्स रहेगा। पॉजिटिव साइड ये रहेगी, पहला ट्रम्प का जो डिसीजन मेकिंग है वो पर्सनल रेपो पे काफी डिपेंड करता है, तो उसमें हम पॉजिटिव साइड है जो हमारे लीडर हैं और ट्रम्प मोदी और ट्रम्प के बीच एक लेवल ऑफ कंफर्ट है। सेकंड जो पॉजिटिव साइड मुझे लगता है कि इंडिया का रोल इंडो पैसिफिक रीजन में और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी, क्योंकि ट्रम्प को या तो एज अ पार्टनर वैल्यू ऐड चाहिए या फिर उनको अपना जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने के लिए पार्टनर चाहिए, खासकर इस रीजन में। थर्डली मुझे जो वीजा रिलेटेड जो आपने डिस्कशन किया उसमें एक पॉजिटिव हाईलाइट ये लगता है कि जो हमारे स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि ट्रम्प और उनके जो आसपास के जो सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन डिसीजन मेकर्स हैं वो बड़े सपोर्टिव हैं इनोवेटर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो पहले ही ऐसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है और थोड़े से चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स रहेंगे ट्रेड और टैरिफ रिलेटेड, इवन जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है जो हमारे डिफेंस रिलेटेड या जीपीयू जो हमारे एआई मिशन या हम जो चिप रिलेटेड सेमीकंडक्टर मिशन है उसके लिए हमें हार्डली नेगोशिएट करना पड़ेगा और ये लंबा भी जा सकता है। बिल्कुल। चलिए रूस के साथ और मिडिल ईस्ट के साथ किस तरह के रिश्ते रहने वाले, ट्रम्प के आने के बाद कितना असर होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो ट्रम्प की ताजपोशी की पूरी तैयारी हो चुकी है भारतीय समय के मुताबिक अगर बात करें तो रात 10:30 पर, और अभी तक 5 घंटे 55 मिनट और 30 सेकंड का वक्त बचा है जब अमेरिका की सत्ता पर ट्रम्प काबिज हो जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा। चर्चा हम कर रहे हैं कि ट्रम्प के आने के बाद दुनिया कितनी बदलेगी। ट्रम्प के आने जो मेहमानों की सूची है जिनको आज वहां पर न्योता दिया गया है, वो ट्रम्प क्या संदेश देना चाह रहे हैं, भारत के साथ ट्रम्प के रिश्ते कैसे रहेंगे, चीन के साथ किस तरह का रहेगा रिश्ता। लेकिन अब बात हम रूस की भी कर लेते हैं, क्योंकि रूस से ट्रम्प के रिश्तों की जब चर्चा होती है तो रूस के साथ ट्रम्प के काफी वक्त से बेहतर रिश्ते माने जाते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि पहली फुर्सत में ट्रम्प रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस बदले हालात में दोस्ती को लेकर गर्मजोशी दिखा पाएगा, क्योंकि पुतिन साफ कर चुके हैं कि अमेरिका से दोस्ती के लिए वो रूस के हितों से समझौता नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ट्रम्प की जीत पर पुतिन खुलकर बधाई देने से भी बचते रहे। जानकार ये भी मानते हैं कि ट्रम्प के नए कार्यकाल को परख कर ही पुतिन ट्रम्प के साथ आगे बढ़ेंगे। रूस के साथ रिश्तों की अगर हम बात करते हैं, यहां पर पूर्णिमा जी आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। जब रूस और अमेरिका के रिश्तों की बात होती है, क्या सोच है ट्रम्प की रूस को लेकर? देखिए मैं एक बात बताऊंगी स्पेसिफिकली नेटो के बारे में। ट्रम्प सपोर्टर्स जो है, मैंने ये लास्ट पीरियड ऑफ द कैंपेन ये नोटिस किया है, दे अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट एक्सपेंशन ऑफ नेटो वाज इनकरेक्ट एंड इनवैलिड एक्चुअली, और ऊपर से जो यूक्रेन को नेटो में शामिल कराने की जो एजेंडा चलाया जा रहा था, दैट वाज आल्सो वेरी रॉन्ग। ये मैंने ये काफी स्पीचेस के बारे में ये ऑब्जर्व किया है। उनके जो टॉप लीडर्स है जो आते बातें करते हैं वो एक्चुअली इसके बारे में बात कर रहे थे। इट वाज अ गुड साइन फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट ओके, एक्नॉलेज कर रहे हैं मैटर को। एट द सेम टाइम ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन का जो कोल्ड वॉर कभी खत्म नहीं हुआ, सोवियत यूनियन डिसॉल्व होने के बाद भी नेटो एक्सपेंशन हुआ है, एंड दिस इज वेरी कंसर्निंग। सो मेरे ख्याल से आपको पता ही है कि ट्रम्प नेटो के बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं, बाकी कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन के बारे में बोल चुके हैं। नेटो को एक्सपैंड करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की जरूरत है, ये सबको पता है। बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ बाकी लीडर्स की बातों से,
मैं सोच रही हूँ कि ट्रम्प शायद थोड़ा ही विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर इशू कि यू हो क्यों रहा है और इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे, बट कितना एंगस्ट और हेट, पहले की हेट वो यहाँ पे लेके आएंगे, वो देखने के लिए देखना है। एक वी हैव टू वेट एंड चलिए वॉच। सुरेश जी, देखिए जिस दौरान ट्रंप की जीत हुई ये हमने भी देखा था, पुतिन थोड़ा बचे, और यहाँ पर भी भले ही कहा जा रहा है कि मुलाकात हो सकती है, पहली मुलाकात दोनों की हो सकती है, व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की, बावजूद इसके पुतिन ने अपनी तरफ से संदेश दे दिया है कि राष्ट्र पहले है, राष्ट्र के हितों से कोई समझौता नहीं है। देखिए, चाहे पुतिन हो या ट्रंप हो, दोनों के लिए ही पहले उनका अपना राष्ट्र हाँ। पहले बोल चुके हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसमें मैं कोई कंफ्लिक्ट नहीं देखता हूं। दो चीजें हैं लेकिन एक तो ट्रंप ने पहले ही ये उनके मन में है कि हम वो अमेरिका यूरोप की सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। उनके मन में जो पहला विचार ये है कि मेरा इसमें कितनी लागत लग रही है, बिजनेसमैन है तो पहले वो फाइनेंशियली देखते हैं कि कितना इन्वॉल्वमेंट है ये, और पहले बोल चुके हैं कि भाई यूरोपियन सिक्योरिटी में आप नेटो से हैं, नेटो वाले देखिए खर्चा बढ़ाइए, लगिए, आप हमारे पर क्यों डिपेंड करते हैं। तो मेरा ख्याल है जहां तक नेटो का सवाल है या यूरोपियन सिक्योरिटी का सवाल है, वो उसको ज्यादा देंगे लेकिन बड़ी समझबूझ के साथ में, ताकि बिल्कुल उसे पूरी तरह से इंटेंगल ना हो जाए। लेकिन एक जो दूसरा पहलू है रशिया से रिलेशंस का, वो है इकोनॉमिक रिलेशंस। वो पहले बोल चुके हैं लिक्विड गोल्ड, अमेरिका से जो एनर्जी एक्सपोर्ट होनी है, अगर वो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यूरोप एनर्जी की रिसोर्सिंग यूएसए से करे, वो अगर उनके लिए यूरोप के लिए एक ऑल्टरनेटिव है रशिया, तो अगर रशिया से एनर्जी एक्सपोर्ट होगी तो उनके लिए वो मंजूर नहीं होगा। तो पुतिन से जो दो उनके बड़े मुद्दे होंगे, सिक्योरिटी तो होगी ही, लेकिन सिक्योरिटी से ज्यादा उनका इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशनशिप और एक पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन वो रहेगा। ग्रीनलैंड है, आर्कटिक सिक्योरिटी की बात करते हैं, ग्रीनलैंड के लिए पहले बोल चुके हैं कि वो हमसे खरीद लेंगे ये, लेकिन ग्रीनलैंड में रशिया का भी इंटरेस्ट है क्योंकि आर्कटिक सिक्योरिटी का सवाल आता है। वहां पर उनके बेस है अमेरिका के, तो रशिया से करीब पहुंच जाएंगे, वो और ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। तो इन सबको देखते हुए कम्प्लेक्स रिलेशन है, लेकिन मेरा ख्याल है बाइडेन के टाइम के मुताबिक पहले से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा इंगेजमेंट रहेगा। क्लैरिटी कितनी होगी रोबिन जी, क्लैरिटी कितनी रहेगी दोनों में? देखिए दोनों कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पहले हम अपने देश के हितों की बात करेंगे, और इसी के साथ साथ जरा एक पॉइंट सर, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी, रोबिन जी। कपल ऑफ थिंग्स, देखिए वो तो सारे लीडर कहते हैं नेशन फर्स्ट, कौन लीडर है जो नहीं कहता? ट्रम्प जरा ज्यादा जनके की चोट पे बोलते हैं, बट हर लीडर नेशन फर्स्ट पे चलते हैं, राइट? तो जो भी होगा एडजस्ट करेंगे, मैनेज करेंगे। बट रशिया यूक्रेन में मैं एक दो चीजें देखता हूँ। पहली बात तो इस युद्ध का रुकना, इसने कहा है ट्रंप ने कि विद इन 24 आवर्स, 72 घंटे, 10 दिन, व्हाटएवर। तो एक तो इसकी स्ट्रैटेजी रहेगी, ये दोनों को धमकाएंगे या बोलेंगे पुतिन को कि आप जंग रोको, नहीं तो मैं यूक्रेन को इतना गोला बारूद और वेपन्स दे दूंगा कि तुम्हारा को वो ध्वस्त कर देगा। इधर ये जेलेंस्की से बोलेंगे तुम युद्ध रोको, नहीं तो मैं तुम्हारा जो टैप है ना पैसे का और वेपन्स का बंद कर दूंगा, तो तुम तो गए। तो एक तो ये इनकी स्ट्रैटेजी रहेगी कि इन दोनों को कोशिश करके टेबल पे लाने का। अब उसके चलते कैसी फॉर्मूला बनेगा, बहुत ही मुश्किल है कहना। बट इस फॉर्मूले में मुझे एक चीज दिखती है जो पिछले 6 महीने से कह रहा हूं, कि इंडिया का रोल हो सकता है। वो मैं इसलिए कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पुतिन से मिले मॉस्को में अपनी 3rd टर्म के बाद, इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी की गियर बदली है क्लियरली। पहली बार हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इस युद्ध को रुकवाने में मदद करेंगे। अभी से पहले हम हमेशा कहते थे कि युद्ध नहीं होने चाहिए, शांति होनी चाहिए, डायलॉग डिप्लोमेसी। बट यहाँ मोदी जी ने मॉस्को में कहा, फिर वहां से बाद में वो कीव गए जेलेंस्की से मिलने। किस लिए गए? ओनली टू मीट जेलेंस्की। कुछ तो रहा होगा। फिर यूएस गए, बाइडेन से मिले, फिर वापसी में न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से मिले। यूएन की साइडलाइंस में क्या जरूरत थी? फिर वापस आके देन ब्रिक्स कजान जो अक्टूबर में गए, पुतिन से मिले। तो मोदी जी ने, मेरे ख्याल से इंडिया ने एक राउंड पूरा कर लिया टटोलने का, इन सब की प्लेयर्स के व्यू पॉइंट्स का। ये सारा होमवर्क हो चुका है हमारा। तो अब ट्रंप को अगर जो अपना प्रोसेस आगे चलाना है, ऐसे में इंडिया की दोस्ती और रिश्ते अच्छे हैं। ऑफकोर्स हर नेशन फर्स्ट, पुतिन कोई हमारे लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, बट इंडिया का रोल बन सकता है और हमने होमवर्क किया हुआ है। तो जयशंकर अभी जो वॉशिंगटन डीसी में है, मेरे ख्याल से, और पिछले महीने भी हफ्ता भर रहे,
एक बहुत अहम राउंड ऑफ डिस्कशंस चल रही होगी लेकर के होमवर्क ऑन रशिया यूक्रेन फॉर्मूला। बिल्कुल प्रसून जी, यही इसी पर अपनी बात रख दीजिए। रशिया यूक्रेन फॉर्मूला, उसमें भारत की कितनी बड़ी भूमिका रह सकती है? और दूसरी बात, ट्रंप टेन्योर में रूस के साथ रिश्ते किस तरह के हो सकते हैं, अमेरिका रूस के? जी, डिसरप्शन तो होगा और जो स्टेटस को है वो भी हटेगा, और जो लेगेसी या ट्रेडिशनल वे ऑफ डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी रहेगी, ट्रम्प शायद उसको बिलीव नहीं करते हैं, और उसमें डिसरप्शन काफी दिखेगा। और उसका पहले 100 दिन जो होंगे ट्रम्प के, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, दिशा और दशा जो ग्लोबल डिप्लोमेसी और ट्रम्प का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, वो जानने के लिए। और उसका एक महत्वपूर्ण शायद हिस्सा ये है कि शायद कल या परसों ही क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी वॉशिंगटन डीसी यूएस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसमें भारत प्रमुखता से आगे एज अ पार्टनर काम कर सकता है, क्योंकि ट्रम्प को आइदर वो स्टेक होल्डर से वो एंगेज होंगे जो उनको वैल्यू ऐड कर सके, या वो ट्रम्प का जो एजेंडा है उसको आगे ले जा सके। अदरवाइज ट्रम्प या तो कमांडर इन चीफ या एज अ टूल उनको यूज करेगा, चाहे वो नेशंस हो चाहे वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हो। ट्रम्प को चाहिए कि ये मेरे को क्या वैल्यू ऐड करता है, तो वो नेशंस, इंस्टीट्यूशंस और इवन लीडर्स इस बेसिक क्राइटेरिया में ट्रम्प के डिसीजन मेकिंग में मुझे लगता है वो इवैल्यूएट करेंगे। जी, तो ट्रंप के जो विक्ट्री भाषण था उसमें ट्रंप ने कहीं ना कहीं ये भी इशारा किया कि दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध के करीब है, लेकिन मैं उस विश्व युद्ध को रोक सकता हूं। एक विंडो रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार जारी है, खबरें वहां से आ रही थी, और मिडल ईस्ट की जो टेंशन है वहां से भी खबरें आ रही थी। ट्रंप के आने के बाद किस तरह का असर मिडल ईस्ट पर पड़ने वाला है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि जो बाइडेन के रहते ये क्षेत्र बहुत ज्यादा अशांत रहा है। दरअसल ट्रंप दावा ये कर रहे हैं कि उन्हीं की वजह से इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ है। माना यह जा रहा है कि ट्रंप के आने से इजराइल मजबूत होगा, जिसे लेकर अरब देशों में चिंता बढ़ेगी। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद ईरान पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, और जिस इब्राहिम समझौते से अमेरिका इजराइल के मुस्लिम देशों के बीच मान्यता दिलाने की कोशिश में लगा है, उसे लेकर यह कहा जा रहा है कि ट्रंप इस बार सऊदी अरब को भी इस समझौते पर हस्ताक्षर के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। ट्रंप की आहट भर से जो हमास इजराइल युद्ध विराम पर राजी हुआ है, क्या आगे ट्रंप के असर की वजह से मिडिल ईस्ट में ऐसे ही शांति बनी रहेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। सुरेश जी, इस सवाल के साथ अब आपके पास आते हुए, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है, मैं ये युद्ध रोक सकता हूं, ये कहते हुए सवाल सबसे बड़ा, हमने बात अभी रूस यूक्रेन की, लेकिन मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा टेंशन है। देखिए, मिडिल ईस्ट में दो तीन फैक्टर्स है। एक तो इजराइल का जो क्लोजनेस है, प्रॉक्सिमिटी है यूएसए से, वो कम होने वाली बात नहीं है, वो तो आगे बढ़ेगी ही, क्योंकि इजराइल की एक जो मेन पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिडिल ईस्ट में, वो या तो सऊदी अरेबिया है या इजराइल है, और ईरान को चैलेंज करने के लिए दोनों का ही रोल काफी अहम है। तो इजराइल को अमेरिका बढ़ावा देगा, कम नहीं करेगा किसी भी हालत में। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि वहां पर इजराइल की जो अटेम्प्ट रही है, एक पूरा जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, ऑर्डर, वो पूरा रिकॉन्फ़िगर करने का है, जिसमें कि हो सकता है टर्की, इजराइल, सऊदी अरेबिया का मैं देखता हूं अहम रोल रहेगा, और ईरान को जितना का हद हो सकता है न्यूट्रलाइज करने की बात रहेगी। एक चीज ये जरूर रहेगी, तो किसी भी हालत में इजराइल का दबदबा बढ़ेगा ट्रंप के साथ में, ट्रंप सपोर्ट करेंगे। और आखिरी चीज, MECC, द मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर, उसकी बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए रहेगी कि MECC के जरिए जो कनेक्टिविटी है यूरोप से लेकर के ट्रांसलेटरल यूरोप से लेकर के एशिया तक, वो कनेक्टिविटी अमेरिका के लिए भी बहुत जरूरी है, व्यापार के लिहाज से भी और स्ट्रेटेजिक रोल के लिहाज से। तो सब कुछ देखते हुए इजराइल ऑन द मूव अप, सऊदी अरेबिया ऑन द मूव अप, बाकी देखा जाएगा। लेबनान, सीरिया नीचे जा रहे हैं,
और ईरान का बड़ा इफी है, देखा जाएगा। जी रॉबिन जी, सवाल अब ईरान को लेकर आते हैं, क्योंकि इजराइल अगर स्ट्रांग होता है, दोनों सवाल, एक तो ईरान के परिप्रेक्ष्य में जवाब रख दीजिएगा, और दूसरा ये कि जो दावा लगातार ट्रंप ये कर रहे हैं कि मेरी वजह से ही वहां पर सीज फायर हुआ है, मेरी वजह से ही बंधकों को छोड़ा गया है, क्या ये हम कहें कि ड्यूरिंग ट्रंप टेन्योर आगे भी इस तरीके की शांति जारी रहेगी वहां पे? वो देखा जाएगा, चांस है, बट ट्रंप देखिए सारा कुछ कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। अभी तो है कि इनके हिसाब से दुनिया में कोई भी पत्ता नहीं हिलेगा इनके वजह बिना, बट रियलिटी अलग होती है, दैट्स वन। सेकेंडली, इजराइल का जो शांति हुआ, ये जो भी सीजफायर, एब्सोल्युटली ये तो नेतन्याहू ने पॉलिटिकल गिफ्ट दिया है ट्रंप को। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था मेरे आने से पहले ये वॉर रुकनी चाहिए, मेरा इतना दबदबा है। ये जो सेम डील एग्री हुई है करीब मई के महीने में, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और इजरायली ऑलमोस्ट सेम पे पहुंचे हुए थे। तो ये नेतन्याहू की पॉलिटिकल मूव है, कैलकुलेटेड, कि भाई ट्रंप के गुड बुक्स में आ जाऊं मैं, ऑलरेडी है वो, और आ जाऊं और आगे चलूं वहां। सेकेंडली, ये जो वर्ल्ड वॉर 3 की बात कह रहे हैं, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये जो कहें, बट मेरे व्यू में तो एक्चुअली आई बिलीव वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी दुनिया में चल रही है। ओके, मेरा विचार अलग रखिए आप। ये जो कहते हैं कि मैं वर्ल्ड वॉर 3 और मैं सारी वॉर्स रुकवाऊंगा, इस विचारधारा से एक्चुअली इनकी पार्टी के जो बड़े कट्टर रिपब्लिकन या कंजर्वेटिव्स हैं वो परेशान भी हैं। वो कहते हैं कि चाइना को लेके अमेरिका को जंग करनी है, करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, चाइना को दबाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। और वो ये कहते हैं कि ट्रंप जो है इस काम के लिए अनफिट है, क्योंकि ट्रंप तो जाके चाइना से डील करेगा। ओके, कि ये लड़ाकू नहीं है, ही इज नॉट अ फाइटर, जैसे ये ही इज नॉट अ फाइटर, ये डील मेकर है, विच इज ट्रू। तो बेनिफिट तो वर्ल्ड को डेफिनेटली है कि जितनी ज्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये टेम्पर डाउन हो जाएं, शायद कुछ होंगी, बट ट्रंप ये नहीं है कि हर चीज को कठपुतली की तरह दुनिया चला पाएगा। दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल, जल्दी से एक रिएक्शन पूर्णिमा जी, जो बात रॉबिन जी ने कही है, क्या अंदर खाते इसको लेकर भी विरोधाभास है, मिडिल ईस्ट को लेकर? देखिए, मैं सचदेवा जी से एग्री कर रही हूँ इस मामले में। एक कहना होता है कि वॉर को रोक देंगे। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ट्रंप के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे नया वॉर तो शुरू नहीं हुआ, जो चल रहा तो चल रहा था। अभी जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, ईरान का मामला बहुत सीरियस होने वाला है मिडिल ईस्ट में। ऑब्वियसली चाइना एंड रशिया को आप यूनाइटेड स्टेट्स का जो पास्ट जो एग्रेशन है वो बोल नहीं सकते हो आप। तो इसका मतलब नहीं है कि कुछ होने वाला नहीं है। अभी चाइना की जो स्टेटमेंट आया है ताइवान के ऊपर और एक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स को दिखने नहीं वाला है, वो उनके ऊपर दबदबा बनाए रखेंगे। एट द सेम टाइम इंडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में। सो मेरे ख्याल से युद्ध होगा नहीं होगा ये तो भगवान के ऊपर छोड़ना जरूरी है, बट वॉर मॉन्गरिंग मिलिट्री इंडस्ट्री जो है वो खत्म हुआ है क्या अमेरिका की, मैं ये बिलीव नहीं कर सकती। बिल्कुल, चलिए और जल्दी से, वक्त की कमी पूर्णिमा जी, एक लास्ट रिएक्शन प्रसून जी से ले लूं। जी, मिडिल ईस्ट को उन पे मल्टीपल फियर फैक्टर्स हैं। पहला तो डेफिनेटली ट्रंप का झुकाव इजराइल की तरफ। सेकंड, एनर्जी बेस्ड जो उनका मेन इकोनॉमिक बैकबोन है, उसमें ट्रंप पहले खुद भी बोल चुके हैं ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट करने के लिए। सेकेंडली, जो ईवी मार्केट टेस्ला आगे बढ़ाएगा पूरे विश्व में, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं टेस्ला रिलेटेड व्हीकल्स के लिए, तो वो दोनों तरह से मार पड़ेगी मिडिल ईस्ट, खासकर ऑयल प्रोडक्शन रिलेटेड बिजनेस से लेके। जी बिल्कुल, चलिए तो बस सबसे कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले लेंगे। भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे का वक्त है जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर रहेगी, ट्रंप के आने से दुनिया पर कितना असर होगा, इसी पर हमने चर्चा की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।